बहुत स्वागत है स्मृति जी आपका। धन्यवाद। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे और TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमने अपने सेशन का नाम रखा है क्योंकि स्मृति कभी हार नहीं मानती। ये इसलिए क्योंकि इतना कुछ आप अपने जीवन में और अलग अलग स्टेजेस पे कर चुकी हैं। फुटपाथ पर सामान बेचा, कुरियर सर्विस में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, राजनीति में आई, सांसद बनी, मंत्री बनी, सीरियल्स में काम किया, दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर वापसी भी की और अब फिर लोग बहुत पसंद एक बार फिर आपके उस पूरे काम को कर रहे हैं। उसके अलावा दावोस में हमने आपका जो आप वहाँ काम कर रही हैं वो देखा है। तो इस वजह से सेशन का नाम है क्योंकि स्मृति कभी हार नहीं मानती हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरे सफ़र को? अब क्योंकि आपने क्योंकि का शीर्षक दे दिया है, तो जिस क्योंकि की वजह से ये क्योंकि है, उसी में एक पंक्ति है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि नए सांचों में ढलने का मुझे बार बार अवसर मिला। ये सौभाग्य है कि कई चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी बन के आती हैं लेकिन बंदिश बनकर रह जाती हैं, तो उन बंधनों से भी मुक्त करके अपने आप को नए नए स्वरूपों में मैं अपने आप को समाज में प्रस्तुत कर पाई। लेकिन जो आपने मेरी जीवन यात्रा का एक छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ प्रस्तुत किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन को मैंने व्यतीत किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि कई लोगों को ये अवसर ज़िंदगी में मिलते नहीं जो मुझे मिले। लेकिन लोग अपने आप को बहुत बार नए नए तरीके से इवॉल्व करते नहीं हैं, मतलब चेंज नहीं करते हैं। हम आम तौर पर देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज शायद होती हैं लेकिन बदलने में संकोच करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, या नहीं लगता ना कि एक नई चीज़ फिर वापस शुरू की जाए। तो वो कभी आया संकोच की नहीं, या नया अपॉर्चुनिटी, नया चैलेंज? मुझे लगता है जब मुकाम इंसान हासिल कर लेता है तो कहीं ना कहीं अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि अब शिखर पर हैं, एक नए स्वरूप में अगर अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो शिखर से उतरना पड़ेगा, नई चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी और वो डर जो है इंसान को सीमित कर देता है जीवन में। मुझे जीवन में कभी वो खौफ रहा नहीं। जब मैंने किसी विषय पर एक अपना निर्णय लिया, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप तोल लीजिए, और जब आप तोलने बैठते हैं तो कई बार कंफर्ट इतना भारी पड़ता है कि लोग दोबारा संघर्ष की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते। मैं कभी भी संघर्षों से अपने आप को मैंने दरकिनार नहीं किया, क्योंकि आप संघर्ष करते हैं तभी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सफलता एक बार मिल गई तो बार बार ना मिले। संघर्ष और सफलता का अगर आप समन्वय बनाकर जीवन में चलें तो जीवन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये आपने एक अहम बात की कि लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर उससे शायद निकलने में संकोच करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी नहीं बदली है कभी, वो आपके तेवर हैं। तो जो ये तेवर हैं, ये हमेशा से ही ऐसे थे, या ये जब आप सार्वजनिक जीवन में आई तो फिर उस तरह के तेवर नहीं, हुए? मैं हमेशा से ही ऐसी थी। कल एक बहुत ही विख्यात एडिटर मुझसे मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप सिंहावलोकन करें अपने जीवन को, अगर एक बार फिर मुड़कर देखें तो आपको लगता है कि आपको इतना पैशनेट नहीं होना चाहिए, इतने बेबाक तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत ही प्रख्यात एडिटर हैं, अंग्रेज़ी उनका न्यूज़ एक माध्यम रहा है देश में अपना सिक्का जमाने का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब, आपको मैंने जब भी कोई राजनीतिक बात कही तो फैक्ट आपको गलत लगा? उन्होंने कहा नहीं, फैक्ट्स तो आपके बिल्कुल सही थे। मैंने कहा मेरी आइडियोलॉजी गलत लगी, मैं जिस दृष्टिकोण से उस विषय पर बोल रही थी? उन्होंने कहा नहीं, वो भी गलत नहीं। तो मैंने कहा आपको बस मेरी टोन अच्छी नहीं लगी है। मैंने जीवन के 25 साल गुजारे ताकि देश में हर महिला, जितना मुझसे संभव हो पाए, वो अपनी बात कहे अपने अल्फाजों में, अपने अंदाज में। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि एक महिला फैक्ट पे सही है, एक महिला की राजनीति सही है, एक महिला का राष्ट्रीय दृष्टिकोण सही है, तो उस महिला को अगर आपको दरकिनार करना है या उसकी अहमियत को घटाना है तो आपको उसकी टोन अच्छी नहीं लगी। तो शायद कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आप, और मैंने कम से कम अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रही, मैंने जो अपने जीवन के 2.5 दशक बिताए वो इसलिए बिताए एटलीस्ट पॉलिटिक्स में
कि औरतें सिर्फ अपने पहनावे से ना जाने जाएं, औरतें सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से ना जानी जाएं, औरतों को बार बार ये कहीं ना कहीं प्रेशर ना आए कि आप सौम्य हैं तभी आप शामिल हो सकती हैं, आप सौम्य हाँ जी हमेशा करेंगी तभी आप एक्सेप्टेबल हैं, आपकी आवाज़ अगर थोड़ी सी भी हमें कर्कश सी लगे तो हमें आपका तथ्य नहीं सुनना। तो मैंने क्योंकि जीवन के 2.5 दशक इसलिए बिताए ताकि औरतें जिस अंदाज में बोलना चाहती हैं, जीना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, उन्हें वो आज़ादी, वो सम्मान मिले। अगर मैं ही यू टर्न करके सबको भाने के लिए अपना टोन एडजस्ट करने लगी तो कहीं ना कहीं वो एक डाइकोटमी है जो मैं जी नहीं सकती। और ये बहुत अहमियत है इस बात की कि आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके पास ये आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो कि आप उसे वैसे प्रेजेंट कर सकें। लेकिन हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमें ये जानने को मिला, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं अगर हमारी रिसर्च ठीक नहीं है तो, कि वो ज़माना जब लोग फिल्म देखकर या बॉलीवुड में स्क्रीन पर लोगों को देखकर माधुरी दीक्षित बनना चाहते थे या चांदनी बनना चाहते थे, तब आपने अग्निपथ देखी और आप विजय दीनानाथ चौहान बनना चाहती थी। मतलब ये क्या था? मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी जो देखी है उसमें मुझे पता था कि मुझे एक महिला के नाते आकर्षण का शारीरिक रूप से केंद्र बिंदु नहीं बनना। इंटेलेक्चुअल केंद्र बिंदु बन जाऊं तो ठीक है, और मैं इसलिए इस बात को ज़्यादा महत्व देती हूँ क्योंकि मैंने देखा था अपने पूरे जीवन में कि एक पूरी जेनरेशन थी महिलाओं की जो जानबूझकर सजती संवरती नहीं थी, जो वर्किंग वुमेन थी, उनका लिपस्टिक बहुत ही पेल होता है, लगाती ही नहीं थी कि जितना अपने आप को वो बैकग्राउंड में ढाल सके, फर्नीचर का पीस बन सके, उतना वो कोशिश करती थी ताकि सिर्फ एक नौकरी रख सके, ताकि सिर्फ एक आज़ाद अर्थव्यवस्था की हिस्सा बन सके। और मुझे ये पता था कि अगर मैं, और विशेषतः पॉलिटिक्स में अगर अपना योगदान देना चाहती हूँ, आई डिडंट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन फॉर माई सेक्सुअलिटी, फॉर माई फिजिकल अपीयरेंस। और इसीलिए मैंने बहुत पहले ही निर्णय लिया था कि अगर मैं किसी पुरुष के साथ किसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा करूं तो उसके दिमाग में मेरा क्या चित्रण आए, अबला हूँ ये चित्र बिल्कुल ना आए, अट्रैक्टिव हूँ ये चित्र बिल्कुल ना आए, कि मुद्दे पे बात करने आई है ये औरत तो हम मुद्दे पर ही सब ध्यान आकृष्ट रखेंगे अपना। तो ये कॉन्शियस चॉइस थी मेरी, और उसके लिए आपको कॉन्शियसली इतना लंबा अपना जीवन उस डिसिप्लिन में जीना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर कई औरतें हैं जो शायद इस बात से संबद्ध होंगी या इस बात को स्वीकार करेंगी, बड़ा आसान हो जाता है अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाल लेना, मुस्कुराना थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन मैं उस प्रकार की विधा के साथ जीना नहीं चाहती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब मिस इंडिया की फाइनलिस्ट थी उसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला, मैं रैंप की मॉडल बन सकती थी, उस वक्त बहुत पैसे थे उसमें, मैंने वो स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मों में नाच गा नहीं सकती थी, मैंने उस विधा को स्वीकार नहीं किया। और जब मैं एक पात्र के नाते टेलीविज़न पर भी आई तो किसी ने मेरे पात्र को बिंदी की वजह से नहीं देखा, साड़ी की वजह से नहीं देखा, मुद्दे की वजह से देखा। तो मेरा जीवन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मीडिया प्रोफेशनल मुद्दों पे आधारित रहा है। और उसकी शुरुआत विजय दीनानाथ चौहान से हो गई थी। विजय दीनानाथ चौहान तो एक अलग विषय था, मुझे लगता है वो उसमें ऐसा क्या था कि आप उससे इतना रिलेट कर रहे थे? मुझे लगता है उसमें एक संकल्प था। कई लोग आज भी फिल्मों को एक बहुत ही सोसाइटल लेंस से देखते हैं या कल्चर को एक सोसाइटल लेंस से देखते हैं। हमारे देश में एक पूरा का पूरा कल्चरल ऐसा एक दशक रहा जिसने लोगों की मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जैसे आज धुरंधर की बात होती है बार बार, तो अगर आप धुरंधर देखें तो कई लोगों को म्यूज़िक पसंद आ रहा है, कई लोगों को एक्शन पसंद आ रहा है, कई लोगों को देश के प्रति जो जज्बा उसमें दिखाया गया है वो पसंद आ रहा है। मैं एक व्यक्ति को देखती हूँ जो 2.5-3 साल से कुछ लिख रहा है, और वो इंसान जो एक साधारण बैकग्राउंड से है, कश्मीरी पंडित परिवार से है, वो अपनी व्यथा को एक दुर्लभ और दुर्बल उस व्यवस्था में प्रस्तुत नहीं कर रहा, जोशो खरोश से अपने आप को, अपने क्राफ्ट को प्रस्तुत कर रहा है। वो साधारण व्यक्ति अब एक एस्पिरेशन बन गया है।
मैं राकेश बेदी जैसे एक एक्टर को देखती हूँ जो मतलब तब से हैं क्राफ्ट में, जब हम क्राफ्ट में पैदा भी नहीं हुए थे, हमने पैर भी नहीं रखा था, जो एक कॉमिक पार्ट हुआ करते थे कई प्रोजेक्ट्स का, आज वो उसके केंद्र बिंदु में है। मैं एक ऐसे एक्टर को देखती हूँ जो 26/11, मैंने जो सार्वजनिक उनका सुना है, 26/11 में वो खुद आतंकी हमलों के बीच से अपने आप को बचा कर अपने घर की ओर रवाना हुए। वो व्यक्ति आज एक पात्र निभा रहा है। तो मैं वो पात्र क्या कहता है समाज में, उसको ज़्यादा महत्व दे रही थी। तो उस वक्त मेरे लिए विजय दीनानाथ चौहान कौन था? जिसके माँ बाप के पास घर नहीं था। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे माँ बाप ने गरीबी देखी है, एक दिन उनके सर पे छत हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे मरना है तो अपनी छत के नीचे मरना है। मैं हर 11 महीने अपना बोरिया बिस्तर बांधती हूँ। मैं क्योंकि रेंटल पे रहती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, तो मैंने अपनी माँ से पूछा था उनकी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मुझे मरना है तो अपने घर में मरना है। तो हम जीवन में चाहे कुछ भी कमा लें, अगर अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। तो मैंने अपनी माँ के लिए घर लिया और मेरी माँ ने जब उस घर में कदम रखा, उसके हाथ में चाबी दी। मैंने कहा ऐसा नहीं कि तुम्हारा दामाद आएगा, तुम्हारी बेटी आएगी और उनकी शर्तों पे तुम्हें जीना है। तुमने बिना किसी शर्त के मुझे सहारा दिया, माँ के नाते मेरा पालन पोषण किया, ये तुम्हारे घर की चाबी है। और मेरी माँ ने वो चाबी हाथ में पकड़कर कहा नहीं, रुपया तो तुझे किराया दूंगी, लेकिन इस संतोष से मरूंगी कि अपनी बेटी की छत के नीचे मर गई। तो मेरे लिए वो मायने रखता है जीवन का। तो विजय दीनानाथ चौहान कोई पात्र नहीं था जो मुझे बनना था, वो फीलिंग थी। क्योंकि उस फिल्म में ये फीलिंग थी, एक दिन मैं अपनी माँ को वो घर दिलाऊंगा, वो गांव दिलाऊंगा जिसे छोड़ने पे हम मजबूर हैं। तो आज भी जहाँ से मैं आ रही हूँ, जिस घर से, उस घर की सड़क जो सामने है, वहाँ मेरे पिताजी किताबें बेचा करते थे। तो मैं जब छुटपन में उनके साथ बैठा करती थी, स्टील का वो टिफ़िन बॉक्स टाइप होता था जिसमें हम लोग अठन्नियाँ चवन्नियाँ गिनते थे जब वो जो बेचते थे सामान। तो उनको मैंने उस वक्त कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सड़क पर मेरा मकान होगा। तो मेरे पिताजी ने अनसुना सा कर दिया और मैं बार बार बोलती रही। उन्होंने कहा कि चलो चलो भाई, घर की ओर जाना है। और मैंने वो घर खरीदा। और जिस दिन वो घर खरीदा, मैंने अपने परिवार से कहा इस घर में और कोई कदम नहीं रखेंगे, मेरे पिता कदम रखेंगे। तो मेरे पिता को मैंने गेट पे वहाँ खड़ा किया और बोला वो सड़क दिखती है? 75 साल के मेरे पिता ने रो रो के कुछ नहीं बोला, पर सिर्फ रोए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सड़क से आई, मैं दिल्ली की सड़कों से आई हूँ। मेरी इतनी औकात कर दी भगवान ने कि मैं देश के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में खड़ी रही, देश के प्रधानमंत्री के साथ मैंने अपने देश की सेवा की और मेरे पिता को उसी सड़क पर घर दिलवा कर दिखाया। स्मृति जी, वाकई आपकी जो अभी तक की जीवन यात्रा है वो किसी भी सामान्य भारतीय लड़की महिला की कहानी है, संघर्ष की और कहीं पहुंचने की। और ये किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन की कहानी हो सकती है। नो, एवरीबडी शुड रिलेट विद इट एंड एवरीबडी रिलेट्स विद इट। शायद लोग रिलेट करते होंगे कि यू शुड नॉट लीड योर लाइफ सो दैट इट बिकम्स रिलेटेबल। You should lead your life so that it is acceptable to you and those who love you. That's it. मेरा जो सवाल है वो ये कि आपके साथ लोग आप में देखते होंगे ना कि ये देखिए संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंचे। पता नहीं, जो देख रहे हैं उनको बता रही हूँ कि आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं। अजीत डोभाल ने एक बार एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहले मरना पड़ता है। हाँ नहीं, बिल्कुल आसान कैसे हो सकता है इतना लंबा संघर्ष करना। तो इसमें किसी को भी देखकर गर्व होना चाहिए कि देखिए ये है भारत जिसमें इस तरह की एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की संघर्ष करती है। तो जहाँ वो सोचती है उसे पहुँचना चाहिए, वहाँ वो पहुँचती है और पहुँच सकती हैं। बाकी तमाम बेटियाँ भी, बाकी तमाम बहनें भी वो वहाँ पहुँच सकती हैं। लेकिन फिर मैं वापस उस बात पर आती हूँ कि लेकिन उसके बाद हम जो एक नैरेटिव सुनते हैं, हम जो एक बार बार बात सुनते हैं वो कहते हैं कि एक जो इमेज बनती है कि गुस्सैल हैं, एटीट्यूड है। तो ये वाली, ये जिस पे गर्व होना चाहिए उसमें ये वाली बात क्यों बीच में ऐड हो जाती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, जिसने मुझे सार्वजनिक तौर पर शायद संसद में कभी सुना हो। 2 स्पीचेस हैं मेरी जो बार बार अलग अलग अंदाज़ों में लोग कहते हैं अरे गुस्सा बहुत आता है।
एक स्पीच है जब मैं देश के राष्ट्रपति के सम्मान में एक डिफेंस प्रस्तुत कर रही हूँ। देश की राष्ट्रपति महिला हैं, साधारण गरीब परिवार से हैं, उनके अपने जीवन का एक संघर्ष है। उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे उम्मीदवार बनाओ राष्ट्रपति का, मेरी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और सबसे उम्दा उम्मीदवार है इसलिए वो राष्ट्रपति का चुनाव जीती। उस वक्त उन्होंने जो जीवन में पाया, उनके माध्यम से राष्ट्र के प्रति जो योगदान हुआ, विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस योगदान में कोई खोट नहीं देखी। तो जब योगदान में उनको कोई खोट नज़र नहीं आया तो उन्होंने उन पर अटैक किया एक औरत के नाते, और ये भूल गए जिसे वो अटैक कर रहे हैं वो हमारे देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं। तो मैं देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस को जब डिफेंड कर रही हूँ, जब विपक्ष के कुछ नेता चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं या बिल्कुल ही घटिया शब्दों का उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए कि मैं औरत हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबको उस वक्त वो नाराज़गी होनी चाहिए थी, वो आक्रोश होना चाहिए था जो मैंने संसद में व्यक्त किया। दूसरा, जो मेरा स्पीच वायरल होता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश की जनता उसे याद करती है, उस स्पीच में क्या अंश था जो लोगों को लगा कि मैं बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ। आप मेरे देश में किसी भी जगह पर ये बोलो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, मैं किसी राजनीतिक परिवार से हूँ नहीं, मैं चाहती तो जेन्युइनली सिर्फ एक्टिंग करती रहती, हाथ हिलाती, और मुझे संघर्ष करने की सड़क पे ज़रूरत नहीं थी। मैंने पुलिस के भी डंडे खाए हैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए, अपने राष्ट्र के कुछ अहम मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए जेल भी गई हूँ, डंडे भी खाए हैं। जिस इंसान ने स्वेच्छा से ये संघर्ष किया है, आप उसके सामने बड़े ही आसानी से कह दें भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता क्यों किसी को गुस्सा नहीं आता अगर मेरे देश के टुकड़े करने की आप बात करें, मुझे आता है। और अपने देश के बारे में गर्व की अनुभूति करने से अगर कोई परेशान होता है तो मेरी बला से। अगर मेरा आक्रोश कोई नहीं समझता जब अपने देश के बारे में प्रफुल्लित मन से अथवा एक संकल्प की दृष्टि से बात करती हूँ, अगर मैं आपको पसंद नहीं आती हूँ क्योंकि मैं अपने देश को, अपने कमांडर इन चीफ को डिफेंड करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रपति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खड़ी थी, किसी से एक्सेप्ट होने के लिए वहाँ नहीं खड़ी हुई थी। एक मंत्री के नाते खड़ी थी, एक भारतीय के नाते खड़ी थी, और मुझे जो लगा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रपति के प्रति, उसको मैंने अपने शब्दों में, अपनी विदा में मैंने उसको प्रस्तुत किया। आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग फॉर स्टैंडिंग अप टू डिफेंड माई प्रेजिडेंट एंड माई कंट्री। यू शुड नॉट एट ऑल। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय के दौरान काफ़ी अग्रेसिवली अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए हैं, और उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है, बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। देखिए, किसी की छवि पैसे पर निर्भर नहीं करती। इस देश की जनता को इतना कम मत आंकिए कि आप देश की जनता की आंखों में धूल ढोक देंगे, कोई रील बना देंगे और जनता उस रील को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगी कि जनता सब्सटेंस और फैक्ट को देख नहीं पाएगी। आज अगर विपक्ष के किसी नेता के बारे में जनता के मन में कोई छवि है, आप उसका जिम्मा पूरा बीजेपी पे थोपे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ बीजेपी के मंचों से कोई कटाक्ष किया गया या प्रस्तुत किया गया। सार्वजनिक जीवन में वो वर्षों से हैं, और जनता ने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने आप को जैसे प्रस्तुत किया उसके आधार पर आंका है। तो ये कह देना कि भारत की जनता इतनी आसानी से भ्रमित हो जाती है, ये भारत की जनता का अपमान है। किसी कैंपेन का ये नतीजा नहीं है। लेकिन अब आने वाले जो चुनाव हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप कैसे देखती हैं बीजेपी के लिए, आपको क्या लगता है इन राज्यों में क्या बड़ी चुनौती है?
मुझे लगता है कि जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के जो हालात आपको दिखाई दिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि विपक्ष की क्या हालत होने वाली है। लेकिन विशेषतः जब राज्य के चुनाव होते हैं तो उस राज्य में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, विकास के कितने काम हमारे मुख्यमंत्री ने किए हैं, अथवा विपक्ष में रहकर हमने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं और संगठन को हमने कैसे सुदृढ़ किया है, ये सारे फैक्टर इन होते हैं। हम भूल जाते हैं कि कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो वर्षों से उसी क्षेत्र में, उसी कार्य क्षेत्र में अपने संगठन में काम कर रहे हैं। कई दल ऐसे हैं जिनका उस इलेक्टोरल जो मेकअप है उस प्रदेश का, उस ज़िले का, वो ऐसा है कि वो उस विपक्षी दल को ज़्यादा सूट करता है। कई लोग भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी का जन्म विधिवत 1980 में हुआ है, तो आज तीसरी बार राष्ट्र का प्रधानमंत्री मेरी पार्टी से हैं। वो अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जो कई राजनीतिक विशेषज्ञ, अगर आप आज से 30 साल पहले किसी से पूछते तो वो कहते हैं नामुमकिन है। तो मैं इतना कहूँगी कि जहाँ जहाँ आपको लगता है नामुमकिन है, वहाँ मुमकिन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सरल सहज स्वरूप में अपने राष्ट्रवादी सोच और विकास के कार्यों के माध्यम से वहाँ पर साबित कर दिखाया है। तो कहाँ आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि मुश्किल है? पश्चिम बंगाल में? अगर आप भाजपा से हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब पिछली बार चुनाव हुए तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि ये जो बीजेपी की संख्या है वो, जो खुद की गारंटी नहीं दे रहे हैं वो अपनी हमारी गारंटी ना ही दे तो ठीक है। लेकिन उनकी गारंटी पिछली बार सही साबित हुई। जो खुद की, देखिए बोलना बड़ा आसान है मैम। इस बार अभिषेक बैनर्जी गारंटी दे रहे हैं। मैं बोलना बहुत आसान है, आजमाइश हो चुकी है। मैंने कहा ना, जो खुद की जिनकी गारंटी नहीं है वो भाजपा की गारंटी ना दे तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है पश्चिम बंगाल एक चुनौती है? मुझे लगता है कि हर चुनाव अपने आप में अहम होता है। आप सिर्फ बंगाल की बात क्यों करती हैं? दिल्ली का चुनाव भी हमारे लिए अहम था। हमारे लिए तो जब जिस प्रकार से मेरे संगठन की एक व्यवस्था है उसमें तो हमारे लिए म्युनिसिपल चुनाव भी महत्व का होता है। हम ये नहीं देखते कि एक चुनाव, और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो हर चुनाव को आप उनके लिए डिसाइसिव चुनाव बना देते हैं। ऐसी चर्चा हर जगह चलती है। तो सिर्फ एक ही चुनाव क्यों, हर चुनाव कार्यकर्ता के लिए महत्व का चुनाव होता है। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी की बात तो होनी ही चाहिए। ममता बनर्जी को उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, वो उन्हें एक फाइटर के तौर पर देखते हैं। वो अपने आप को वैसे प्रेजेंट भी करती हैं। उन्हें नारी शक्ति के तौर पर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, वो देखते हैं। अगर हम राजनीतिक मतभेद को हटा दें तो स्मृति ईरानी ममता बनर्जी को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जो व्यक्ति माँ माटी मानुष की बात करके आया, जिस व्यक्ति ने देखा कि लेफ्ट ने क्या कहर ढाया था बंगाल में, जिस व्यक्ति के नेतृत्व के अंतर्गत जिस प्रकार से महिलाओं को, वहाँ पे एक बंगाली का शब्द है धर्षिता, मतलब रेप किया जाता है, और जिस व्यक्ति के सानिध्य में एक युवा कार्यकर्ता, भले ही राजनीतिक मतभेद हो, आप उसके गांव में सार्वजनिक रूप से उसको लटका के उसको फांसी देकर सजाए, लिटरली पॉलिटिकल मौत देते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या वाकई में मेरे मन में कोई भी श्रद्धा का भाव हो सकता है? भले ही वो औरत हो। यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, कम से कम उनको इस बात का हमेशा एक खलल रहती है कि हमारे पास ये दायित्व है, चाहे हमारी कोई भी राजनीति हो, कोई भी सोच हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रीजन हो, हमको पता है कि आपको मुद्दों पे लड़ना है तो मुद्दे पे लड़ो, लेकिन मुद्दा छोड़कर एक औरत को बाल से घसीट कर सार्वजनिक उसका बलात्कार कराना, एक 60-70 साल की औरत का बलात्कार कराना, गैंग रेप करवाना, ये इंसानियत के दायरे में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कैसे कोई पॉजिटिव सोच रखूं? लेकिन जो आप बात कह भी रही हैं, उस एक और पक्ष है आजकल राजनीति में, जो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं राजनीति का ऐसा कोई पक्ष नहीं हो सकता। नहीं, लानत है अगर राजनीति का ऐसा कोई पक्ष है। नहीं, मैं एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ कि आजकल का जो माहौल है उसमें एक चर्चा
होती है बार बार कि राजनीति में कटुता बढ़ती जा रही है। हाल ही में राष्ट्रपति को लेकर भी एक घटनाक्रम हुआ जिसमें ये हुआ कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, विवाद भी बढ़ रहे हैं, कटुता भी बढ़ रही है। तो ये राजनीतिक मतभेद इस हद तक अब आगे बढ़ चुके हैं कि इस स्तर पर राजनीतिक कटुता आ चुकी है। आपको भी लगता है ये कि बढ़ रही है? राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यवस्था है, संस्थान है। गवर्नर्स के साथ जो होता है वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। और ये हमारा राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्व है कि इंस्टीट्यूशंस का सम्मान हो, संरक्षण हो। कटुता होती है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि वर्षों से पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि आपको बोला गया है भाई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। अब लोगों को ये दिक्कत है कि तुमने दूसरा गाल आगे नहीं किया, हमने दूसरे पे मारा, तीसरी बार आगे गाल क्यों नहीं किया। राजनीति का चरित्र और स्वभाव बदल रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको कटुता से बात करे, आप उदारता दिखाइए। विषय ये है कि वो लक्ष्मण रेखा क्या है जो आप लांघ नहीं सकते। आप देश के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री की मरने की सौगंध खाते हैं, मरने का संकल्प करवाते हैं, ऐसे लोगों को आप संसद में लेकर आते हैं। तो व्हाट इज द लक्ष्मण रेखा? फिर आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहते हैं रिएक्ट मत करना, उदारता दिखाओ, तुम्हारी सरकार है। तो एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए जो बड़े ही इमोशनली जुड़ा है इस व्यवस्था से, वो पूछेगा कि लक्ष्मण रेखा क्या है। एक और बहुत अहम सवाल ये कि अभी ये चर्चा है कि इसी सत्र में परिसीमन को लेकर, जो परिसीमन हुआ उसके आधार पर एक बिल, एक विधेयक लाया जाएगा जिससे कि महिला आरक्षण भी उसमें शामिल होगा और परिसीमन को लेकर भी जो संख्या बल है बढ़ाने का, लोकसभा का, राज्यसभा का, वो 50% की उसमें वृद्धि की जाएगी और महिला आरक्षण को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है इस तरह से महिला आरक्षण अगर होता है तो वो एक अच्छी बात है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बनाने की बात होती है ऐसे मुद्दों पर, और जब देश का कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक टेम्पलेट किस नए स्वरूप में प्रस्तुत होगा, ऐसी बातें होती हैं, तो जो विधिवत प्रवक्ता हैं सरकार के अथवा पार्लियामेंट की ओर से, दूसरी पार्लियामेंट्री दलों की ओर से भी जो बोल सकते हैं, उनसे बाकायदा स्टेटमेंट लेना चाहिए। मैंने फिर से दोहराती हूँ, मैंने जो 2.5 दशक अपने योगदान के सामाजिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में दिए, हमारा संकल्प था 33% का आरक्षण का बिल पारित हो, जो प्रधानमंत्री मोदी ने पारित करवाया। उसकी मैं साक्षी रही, उस कैबिनेट का मैं हिस्सा रही। अब वो किस स्वरूप में इम्प्लीमेंट होगा या जो अटकलें चल रही हैं वो क्या परिणाम लेंगी, इसका मुझे लगता है ब्यौरा सरकार को देना चाहिए और पार्लियामेंट्री जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके विधिवत प्रवक्ताओं को देना चाहिए। मैं स्पेकुलेशन के दायरे में 2 कारणों की वजह से इस मुद्दे पे नहीं आना चाहती। एक, क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल बिताए संघर्ष में इस मुद्दे पर। दूसरा, मैं एक पूर्व मंत्री रही हूँ नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की। और तीसरा, मुझे लगता है कार्यकर्ता के नाते जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वो बोले। चलिए वापस उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि एक लक्ष्मण रेखा है, जो आपने कहा कि कार्यकर्ता पूछता है कि भाई लक्ष्मण रेखा कहाँ है जिसे हमें पार नहीं करना है। राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं और विपक्षी आरोप लगाता है कि लक्ष्मण रेखा तो सरकार भी लांघ देती है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। आपका माइक चल रहा है, इनका माइक सबको सुनाई दे रहा है। हेमंत जी कहाँ हैं? बुला लीजिए उनको, ये माइक चल रहा है, चलिए। हाँ, बुलाइए और कहिए जनता सामने बैठी, तुम बैठे, माइक ये रहा, चल रहा है, अब बोलो। नहीं, वो संसद में कह रहे हैं ना मेरा माइक बंद कर दिया। कि आप देखिए, आपको नियम के अनुसार बोलना है और आप नियम की परिधि को तोड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं आप मुझे नियम तोड़ने क्यों नहीं दे रहे। संसद में स्पीकर को एक व्यवस्था के अनुरूप संसद चलानी है, लोकसभा चलाना है। लेकिन अगर वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, अब 10 साल जब उनकी सरकार रही केंद्र में, तब मैं तो ना MP थी, 2010 में 11 में मैं गई राज्यसभा, लेकिन उससे पहले मैं भी तो बेबाक बोल रही थी एक साधारण भाजपा के कार्यकर्ता के नाते। वो सुन भी रहे थे लोग।
जब हम विपक्ष में 10 साल रहे, हम बोल रहे थे, जनता सुन रही थी। तो अगर उनको लगता है कि उनको माइक की दिक्कत है, तो अगर आप अनुमति दीजिए, मैं TV9 की ओर से उनको बोलती हूँ, व्यवस्था है, आइए बोलिए, जनता भी बैठी है। नहीं, लेकिन उनका और फिर काम जनता को संसद में पूछने दीजिए सवाल। मैं तो कहती हूँ आप भी ना अड़ंगा अटकाइए, फिर जनता को यहाँ भरिए, जनता को जो सवाल करना है वो करें, फिर वो सार्वजनिक रूप से जवाब दे, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। लेकिन उनका काम संसद में बोलना है, तो वहां तो बोलने को उन्हें मिलना चाहिए ना। वो कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दे रहे, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। आप बोल सकते हैं, आपको बोलना नहीं आता है, इसका आप आरोप दूसरों पे मत मढ़िए। लेकिन क्या संसद में भी जिस कटुता की हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक कटुता, हम मंत्री रहे, हम सांसद रहे 3 बार, अगर चेयर बोल दे आपको नहीं बोलना या आपका हम समय समाप्त हो रहा है, हम भी नहीं बोल पाते थे। हम कौन सा बाहर आके छाती पीट के कहते थे हाय तौबा, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, उनका ये कहना है कि नियम अलग अलग हैं। राहुल गांधी बोलते हैं तो नियम अलग है, कोई बीजेपी का सांसद बोल रहा है या बीजेपी की तरफ से कोई अपनी बात रख रहा है तो नियम अलग है। आप तो स्वीकार वो रियायत नहीं मिलती, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं कह रही हूँ आप स्वीकार करेंगे कि हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया जो है सबसे मजबूत चौथा स्तंभ है। मैं कहती हूँ सिर्फ TV9 क्यों, देश के सभी चैनलों पर सार्वजनिक जनता को बुलाइए, माइक पकड़िए, बोलिए क्या हमें बोलना है। लेकिन जब ये बात चर्चा होती है तो फिर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी का वो बयान लोग याद करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है हंगामा करना और सरकार की जिम्मेदारी है संसद को चलाना। तो विपक्ष तो हंगामा भी करेगा, अपनी बात भी रखेगा, जोर से भी रखेगा। मैंने जितना देखा है संसद की कार्रवाई को, बार बार संसद में सरकार के प्रतिनिधि एक ही बात कह रहे हैं, आप किसी भी मुद्दे पे बात करिए, नियम के अनुसार जो डायरेक्शन है चेयर का, आप बात करिए। भाई संसद है, उनके घर का प्रांगण नहीं है। एक व्यवस्था के अनुरूप हमें प्रस्तुत करना है अपने आप को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक प्रेसिडेंट बन जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन जो व्यवस्था हम छोड़ जाएंगे वो सालों साल संसद में चलेगी। लेकिन जब AI समिट का विरोध हुआ तो भी ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि भाई हम विरोध क्यों ना करें, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो भी बीजेपी विरोध कर रही थी। तो विरोध करने का जो अधिकार है विपक्ष का, आप मुझे बताइए कॉमनवेल्थ के किस गेम में भाजपा के किस कार्यकर्ता ने बनियान पहन के वहां पे विरोध किया है? मैं आपको चुनौती देती हूँ, लाइए एक भी क्लिप ऐसा लाइए कि भाजपा के पुरुष कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर इंटरनेशनल किसी इवेंट में जहां पर भारत होस्ट है वहां पर ये सारा तमाशा किया और नहीं किया है। आप मोदी के खिलाफ नहीं गए थे उस दिन, वहां नरेंद्र मोदी थे ही नहीं। वो बीजेपी का समिट नहीं था, वो भारत का AI समिट था। वहां भारत की कंपनीज आई थी, भारत के वहां पर नागरिक आए थे अपने लिए एक डिजिटल भविष्य तलाशने, और आप 2 मिनट का अपना फोटो आप चाहते थे और बचकानी हरकत से खुश होना चाहते थे। तो ये इन्होंने बीजेपी पे कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने इंडिया के AI समिट पे कटाक्ष किया, इंडिया के AI समिट पे प्रहार किया। स्मृति जी, हमारे पास समय इतना ही है, आपसे चर्चा के पीछे खड़े हो गए हैं। जी हाँ, इसीलिए मुझे कहा जा रहा है, वरना सवाल भी बहुत हैं और आपसे बहुत कुछ, जिस तरह से आप बात करती हैं, बहुत मन है कि और बात की जाए। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर आने के लिए।